महंगाई, इन्फ्लेशन जिसने देश में कई सरकारें बदल डाली। अगर एक आम आदमी की बात करें तो उसे ना तो जीडीपी के नंबर से मतलब है, ना ही मदर ऑफ ऑल डील से मतलब है और ना ही फादर ऑफ ऑल डील से। उसे तो बस इससे मतलब है कि उसकी थाली का खाना कितने पैसों में आ रहा है, उसके सर की छत कितने में मिलेगी, उसका इलाज कितने का होगा, उसके बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा। और इसी को नापने के लिए सरकार के पास एक पैमाना है जिसका नाम है सीपीआई। और सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि खुदरा महंगाई दर, जिसको जारी करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की एक इकाई पर जिसका नाम है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जारी करती है। अब सरकार इसको लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये नए बदलाव और कैसे ये आपके और हमारे जैसे आम नागरिक के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बदलाव की। दरअसल बात यह है कि सरकार सीपीआई का बेस ईयर बदलने जा रही है। इसके पहले जो बेस ईयर 2012 था उसे बढ़ाकर 2024 कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इसमें से खाद्यान्न यानी कि खाने पीने ये से जुड़ी चीज़ों का वेटेज कम किया जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि इन दोनों बदलावों से आखिर फ़र्क क्या पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि हर देश अपने डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट, रियलिस्टिक और कंपेरेबल बनाने के लिए अपने बेस ईयर में बदलाव करता रहता है। जैसे दुनिया के कई देश अपनी इकोनॉमी से जुड़े आंकड़ों के बेस ईयर को हर 3 से 10 साल के बीच में बदलते रहते हैं। इसी तर्ज पर भारत भी अपने डेटा को ग्लोबल डेटा से कंपेरेबल बनाने के लिए बदलाव कर रहा है। इसके पहले भी हमने अपने कई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी और आईआईपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेस ईयर्स में हाल ही में बदलाव किया है। तो अब ये जो सीपीआई का बेस ईयर बदला गया है वो कोई नई बात नहीं है। अब अगर इससे होने वाले फ़ायदों की बात करें तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये आंकड़े हैं जिसको बेस बनाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसीज़ तैयार करती है। इसके अलावा सरकार भी अपने कई पॉलिसी डिसीजंस इन्हीं डेटा के भरोसे लेती है। इन आंकड़ों के बेस ईयर में बदलाव करने से सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को अपनी पॉलिसीज़ बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा ये डेटा बाकी देशों से भी कंपेरेबल हो जाता है। अब अगर बात करें दूसरे बदलाव की यानी कि सीपीआई में फूड आइटम्स के वेटेज के घटाने की, तो दरअसल अगर सीपीआई के वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी फूड एंड बेवरेजेस पर ही करीब 46% का वेटेज था। इसके अलावा हाउसिंग पर करीब 10% का वेटेज था और बाकी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों पर लगभग कुल 30% से कम का वेटेज था। यानी लगभग आधा वेटेज फूड एंड बेवरेजेस का ही था, जिसे अब बदलकर 36.8% यानी लगभग एक तिहाई के पास लाने की बात की जा रही है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों खासकर सब्जियों के दाम काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। अब ऐसे में जब इसका वेटेज घटेगा और बाकी चीज़ें जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट पर होने वाले खर्चों का वेटेज बढ़ेगा तो इससे एक तो महंगाई के आंकड़ों में एक सडन चेंज नहीं दिखेगा और महंगाई का कैलकुलेशन भी और ज़्यादा बैलेंस देखने को मिल सकता है। और दूसरा, ये बदलते या यूं कहें बढ़ते भारत की सही तस्वीर भी दिखाएगा, क्योंकि जब ये आंकड़े डिज़ाइन किए गए थे तब हमारे खर्च का एक बड़ा हिस्सा फूड स्पेंडिंग में होता था। पर जैसे जैसे समाज में इनकम बढ़ती है वैसे वैसे फूड स्पेंडिंग का शेयर कम होता है और सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट का शेयर बढ़ता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में यही पैटर्न देखा गया है। इंडिया में भी उसी पाथ पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए एक्सपर्ट्स इस बदलाव को काफ़ी अहम मान रहे हैं। अब अगर इससे जुड़े आंकड़े देखें तो पिछले दशक में हेडलाइन इन्फ्लेशन काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। ये कभी तो गिरकर 1.3% पर गया तो कभी बढ़ते बढ़ते 7.5% तक पहुंच गया, जबकि कोर इन्फ्लेशन जिसमें खाने पीने की चीज़ों को नहीं जोड़ा जाता है वो लगभग 4 से 5% की दर से कंपैरेटिवली काफ़ी स्टेबल नजर आया। इस नए कदम से कहीं ना कहीं इस गैप को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे एक तो पॉलिसी मेकिंग आसान होगी और दूसरा एक सटीक और इवॉल्विंग डेटा भी मिलेगा।
इसके अलावा अगर इसे फाइनेंशियल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सीपीआई में ये नया बदलाव इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशंस को बदल सकता है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा स्टेबल होगा तो बॉन्ड मार्केट्स और इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी भी कम होती हुई नजर आएगी। बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में लोन को लेकर एक बड़ी क्लैरिटी होगी। तो वहीं एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनीज के लिए भी मार्केट को एनालाइज करना आसान होगा। हालांकि इससे जुड़े कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे नए सीपीआई डेटा और पुराने डेटा का कंपैरिजन करना। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फूड वेट कम होने से रूरल इन्फ्लेशन कम दिखाई दे सकता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों की महंगाई कम दिख सकती है और इससे गांवों की अनदेखी होती हुई नजर आ सकती है। पर कुल मिलाकर सरकार का ये कदम एक ज़रूरी कदम था, क्योंकि भारत अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फूड सफिशिएंसी के मामले में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब हमें इससे उठकर आगे एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी पैरामीटर्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये नया बदलाव एक सही डेटा देगा जो कि पॉलिसी मेकर्स को एक सही पॉलिसी बनाने में काफ़ी मदद करेगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।